क्या आप उन लोगों में से हो जिनका लोन सिर्फ सिबिल स्कोर की वजह से रिजेक्ट हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका नेटवर्थ अच्छा हो, आपकी इनकम सोर्स अच्छी हो, आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सही हो, फिर भी किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ने यह कहा कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया हो कि आपका सिबिल स्कोर खराब है? तो दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट होता है सिबिल स्कोर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए? आज हम वो सारी चीज़ें जानेंगे सिबिल के बारे में जो शायद से आप नहीं जानते होंगे, और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके चलते आप आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्वेस्टर। तो दोस्तों, सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका काम होता है कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करके रखे। दोस्तों, सिबिल की जो गठन हुआ था वो हुआ था अगस्त 2000 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। दोस्तों, सिबिल लगभग 600 मिलियन इंडिविजुअल और 32 मिलियन बिजनेस एंटिटीज का क्रेडिट फाइल मेंटेन करती है। दोस्तों, सिबिल के साथ साथ इंडिया में काफ़ी और सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे CRIFL, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन। लेकिन दोस्तों, सिबिल एक इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बैंक लोन सैंक्शन करने के पहले सिबिल स्कोर चेक करती है। तो दोस्तों, हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से आपका सिबिल वर्क करता है, किस तरीके से आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है, आपको कौन से प्रिकॉशंस लेना है जिससे आप सिबिल स्कोर कम होने से बच सकते हो, उसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आप आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हो, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि जो नए लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरीके से अपना सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सिबिल काम कैसे करता है, इसका एल्गोरिथम क्या है, ये समझते हैं। तो जब भी आप किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो बैंक या फाइनेंस कंपनी लेती है वो है आपके KYC, आधार और पैन। उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें बेसिक होती है किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसी से ट्रैक होता है आपका सिबिल स्कोर। दोस्तों, जब भी आपका लोन सैंक्शन या डिसबर्स हो जाता है तब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो बैंक के सर्वर से सिबिल के साइट पे चली जाती है, और रेगुलर इंटरवल के साथ आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो सिबिल के साइट पे अपडेट होते जाता है, जिससे सिबिल को जानकारी मिल जाती है कि आपका जो लोन है, आपका जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो किस तरीके से चल रहा है, और इसी से वो सिबिल स्कोर डिसाइड करती है। दोस्तों, सिबिल स्कोर 300 से लेकर 900 के स्केल पे रेंज होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 के नीचे है तो उसे खराब स्कोर माना जाता है, और मोस्ट ऑफ द बैंक आपको अप्रूव नहीं करेंगे आपके लोन के लिए। 750 आइडियल स्कोर माना जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या एंड अबव हो तो आप किसी भी बैंक में लोन के लिए एलिजिबल होते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे लोन हैं जहां पे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर का अच्छा होना आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए भी काम में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर कैलकुलेट होने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। हाँ दोस्तों, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। तो इसमें आपका देखा जाता है कि दोस्तों आपने कितना लोन लिया है, आपने कितने सारे बैंकों में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और आपको कितने सारे बैंकों से लोन मिला हुआ है। उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि आपका लोन का रिपेमेंट टेन्योर जो है वो कितने साल का है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है या वो शॉर्ट टर्म के लिए है। उसके साथ साथ आपके लोन की कैटेगरी देखी जाती है, क्या वो सिक्योर्ड लोन है, क्या वो अनसिक्योर्ड लोन है। उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि आपने लोन का रिपेमेंट सही तरीके से किया है या नहीं, क्या आप रेगुलरली EMI पे कर रहे हो, क्या आपका कुछ जो लोन का EMI होता है वो ड्यू तो नहीं है। उसके साथ साथ क्या आपका जो लोन है वो NPA में गया हुआ है, क्या आपका जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग है। उसके साथ साथ अगर आपने किसी बैंक के साथ आपका जो लोन है वो राइट ऑफ किया है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री में देखी जाती है। दोस्तों, जो सेकंड फैक्टर है जिससे आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है वो है आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो। दोस्तों, इस कैटेगरी में देखा जाता है कि आपने कौन से टाइप्स के लोन लिए हैं। क्या आपने डिमांड लोन लिया है, क्या आपने टर्म लोन लिया है, क्या आपके पोर्टफोलियो में कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आपके कितने लोन सिक्योर्ड है, आपके कितने लोन अनसिक्योर्ड है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देखी जाती है इसमें आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका पोर्टफोलियो जितना मिक्स रहेगा उतना आपका सिबिल स्कोर अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मानो आपने कितने बार लोन के लिए अप्लाई किया हो। आप जितने बार लोन के लिए अप्लाई करोगे उतना ही आपकी इंक्वायरीज बढ़ेंगी। अगर आपकी क्रेडिट इंक्वायरीज बढ़ती है तो उसका असर आपके सिबिल स्कोर पे ज़रूर होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, आपने जो कोई भी लोन लिया है
उसका आपने फुल्ली यूटिलाइज किया है कि नहीं। मानो आपने 1 लाख का लोन लिया है और वो पूरी तरीके से डिस्बर्स नहीं किया, मानो आपने 50,000 ही उसका डिस्बर्स किया है और 50,000 अभी भी आपके लोन अकाउंट में पड़े हुए हैं जो कि अभी तक डिस्बर्स नहीं हुआ, तो इसका भी असर आपके सिबिल स्कोर पे होता है। इसके साथ साथ आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका भी सेम केस होता है। अगर आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो अगर आप पूरी तरीके से यूज नहीं करते हो तो उसका भी असर आपके सिबिल पे होता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ और कई फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों ये तो देख लिया हमने कि सिबिल स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, लेकिन आपका सिबिल स्कोर कम क्यों होता है? कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम होता है? बहुत बार ये होता है कि आप रेगुलर रीपेमेंट करते हो, आप कोई भी जो ईएमआई है वो मिस नहीं करते हो, फिर भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर कम होता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। तो सिबिल स्कोर खराब होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एनपीए। हाँ दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों मानो आपका जो ईएमआई है वो मंथली है, आप मंथली आपका ईएमआई भरते हो, तो आपने अगर लगातार 3 ईएमआई मिस कर दिए, मतलब 90 डेज के अंदर आपने एक भी ईएमआई पे नहीं किया, तो आपका जो अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में चला जाता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आप एटलीस्ट आपका जो ईएमआई है वो 3 ईएमआई कभी मिस नहीं होने देने चाहिए। आपको एटलीस्ट एक तो भी ईएमआई पेड करना चाहिए। अगर मानो आप किसी वजह से 1 या 2 ईएमआई मिस करते भी हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपका तीसरा ईएमआई आया है तो आपको पूरा ड्यू नहीं भरना है, आपको खाली 1 या 2 ईएमआई भर के उसको रेगुलर करवाना है। मतलब कंटिन्यूअसली आपको 3 ईएमआई मिस नहीं करने हैं। इससे आप एनपीए से बच सकते हो और अल्टीमेटली आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी बार ये होता है कि आप जानबूझ के कोई ईएमआई मिस नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप भूल जाते हो या फिर कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से आपका ईएमआई आप भर नहीं पाते हो। तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो ऑटो डेबिट होता है उसके साथ साथ ईसीएस, पीडीसी, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप आपका ईएमआई रेगुलर करवा सकते हो। ऑटो डेबिट यानी क्या दोस्तों? अगर ऑटो डेबिट आप लगाते हो तो आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली जिस दिन आपका ईएमआई रहेगा उस दिन आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा। उसके साथ साथ आप ईसीएस करवा सकते हो। मानो आपका जो अकाउंट है किसी और बैंक में है और आपने किसी और बैंक से लोन लिया है तो आप ईसीएस करा सकते हो। ईसीएस के वजह से सेम डे आपका जो पैसा है उस बैंक से निकल के आपके लोन अकाउंट में चला जाएगा। उसके साथ साथ आप बैंक को पीडीसी भी दे सकते हो दोस्तों। पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक। उससे बैंक क्या होता है कि उस दिन अगर आपने ईएमआई नहीं भरा तो बैंक वो चेक क्लियर करवा के आपका जो ड्यू है वो रिकवर कर सकती है। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिससे आप आपका जो अकाउंट है वो एनपीए होने से बचा सकते हो। दोस्तों अगला जो फैक्टर है जिससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो सकता है वो आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो। मानो आप सैलरीड पर्सन हो और आपने बहुत सारे पर्सनल लोन लिए हैं आपके बैंक से, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो आपके सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन रहेंगे उसमें अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा दिखेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा होते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है वो मिक्स करना चाहिए। तो आप मिक्स कैसे करोगे? तो आप जैसे मानो कि आप सैलरीड पर्सन हो तो आप पर्सनल लोन लेंगे और मोस्ट ऑफ द सैलरीड लोग पर्सनल लोन प्रीफर करते हैं। तो आप क्या करें, एक आधी एफडी को ओपन करवाए और एफडी पे आप ओडी या टर्म लोन ले लीजिए। उससे आपका जो सिक्योर्ड लोन है वो भी बढ़ जाएगा और जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आता है तो वो भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको मिक्सअप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप गोल्ड लोन ले सकते हो, आप जो आपकी एलआईसी पॉलिसीज है या पोस्ट बैंक सेविंग डिपॉजिट जो रिसिट होती है उस पर भी आप लोन ले सकते हो। तो ये जो लोन है वो आपके सिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों का मिक्सअप होना चाहिए। इस वजह से भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब होता है। तो इस तरीके से आप उससे बच सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्रेडिट कार्ड का। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज करें। एटलीस्ट पूरी नहीं तो आप 60 to 70% लिमिट उसकी यूज करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है आपके सिबिल स्कोर पे। इसी के साथ साथ अगर आपने कोई लोन लिया है और उसको फुल्ली डिस्बर्स नहीं किया है, आपने पार्शियली डिस्बर्स करवाया है, तो आप हो सके तो उसको फुल्ली डिस्बर्स करवाइए। क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें दिखता है कि आपने लोन तो ले रखा है लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी जो लोन है आपने लिया हुआ उसको आपने डिस्बर्स नहीं करवाया, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो हो सके तो आप वो उसको डिस्बर्स करवाइए, उसका इस्तेमाल कीजिए और कुछ दिनों के बाद उसको रिपेमेंट कर दीजिए। ये भी एक अच्छा तरीका है दोस्तों जिससे आप आपका सिबिल स्कोर मेंटेन कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हो
तो आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो रिपेमेंट है वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को टाइम पे अगर उसका ड्यू नहीं फिलअप किया तो आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी पड़ सकती है और उसके साथ साथ आपके सिबिल स्कोर पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। तो आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो अच्छी बात है, आपको यूज़ करना चाहिए, आपको फ्री की लिमिट मिलती है वहाँ पे, लेकिन उसका जो ड्यू है उसको आपको टाइमली भरना है ताकि आप आपके सिबिल स्कोर को ख़राब होने से बचा सको। अब दोस्तों इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है को बोरोवर एंड गारंटर का। अगर दोस्तों आप एक से ज़्यादा लोगों को गारंटर हो और आपने बहुत सारे लोगों के साथ जॉइंट लोन अकाउंट ले रखा है तो दोस्तों उसका भी बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है आपके सिबिल स्कोर पे। मानो दोस्तों आपने किसी को गारंटी दी है और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो उसका जो ड्यू है, उसका जो रिपेमेंट है लोन का, वो अगर पे नहीं करता है टाइमली तो उसका इफेक्ट आपके सिबिल स्कोर पे होता है। आपके सिबिल स्कोर में दिखता है कि आपने जिसको गारंटी दिया है उसका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को गारंटर नहीं होना है। अगर गारंटर होते भी हो तो आपको भी तय करना है कि वो जो आप जिस बोरोवर के लिए आप गारंटर बन रहे हो वो क्या वो फुल्ली रिपेमेंट कर पाएगा, क्या वो पूरा ड्यू भर पाएगा, तभी आप उसको गारंटी दे सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप बच सकते हो अपने सिबिल स्कोर को खराब होने से। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि फ्रिक्वेंटली लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो हर एक बैंक में और हर एक फाइनेंस ऑफिस में जाके लोन के लिए अप्लाई करते रहते हैं। तो दोस्तों इससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। मानो आप बहुत ज़्यादा बैंकों के पास जाके लोन के लिए अप्लाई करते हो तो हर बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तब जो बैंक होती है वो आपकी सिविल इंक्वायरी करती है, और इस तरीके से अगर आप फ्रिक्वेंटली लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो सिविल इंक्वायरी है वो बढ़ती जाती है। अगर आपकी मानो सिविल इंक्वायरी बढ़ रही है तो उसका जो इफेक्ट्स है वो आपके सिबिल पे भी दिखता है। आपके सिबिल पे शो करता है कि आप कितने बार किस बैंक के पास जाके लोन के लिए अप्लाई किए हो, तो इससे भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो सकता है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप ये कर सकते हो, जब आपको ज़रूरत है तभी लोन के लिए अप्लाई करो और हो सके तो 1 या 2 बैंक से ही आप लोन ले सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूअसली 1 या 2 बैंक से ही लोन लेते हो तो आपकी जो क्रेडिट इंक्वायरी है वो कम हो जाएगी, और क्रेडिट इंक्वायरी कम होने से आपका जो सिबिल स्कोर है वो बच सकता है। उसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, आप कम समय के लिए ज़्यादा लोन मत लीजिए। अगर आप मानो एक ही महीने में 3-4 लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसका भी बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है आपके सिबिल स्कोर पे। अब दोस्तों बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब उनका सिबिल स्कोर निकाला जाता है तब उस पर -1 या नॉट अप्लीकेबल करके आता है। तो दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। तो जब उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है तो उनका सिबिल स्कोर बनेगा नहीं। अगर उनका सिबिल स्कोर नहीं बनता है तो जो बैंक होती है या कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है वो उनको लोन नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो सॉलिड सिबिल स्कोर नहीं है। भले ही उनके पास बहुत सारा नेटवर्थ हो, कुछ सिक्योरिटी हो देने के लिए, फिर भी बैंक अप्रूव नहीं करेंगी। तो इस केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो उनके लिए कुछ खास चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, किसी भी बड़े लोन के लिए अप्लाई करने से पहले उन्होंने कुछ छोटे लोन लेना चाहिए जिससे उनका सिबिल स्कोर बिल्डअप हो। जैसे कि मैंने आप पहले भी इस वीडियो में डिस्कस किया है कि आप एफडी पे लोन ले सकते हो, आप गोल्ड लोन ले सकते हो। ये जो लोन होते हैं दोस्तों, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, इसके लिए आपको सिबिल की ज़रूरत नहीं होती है और इससे आपका सिबिल स्कोर भी बिल्डअप होता है। इसके साथ साथ अगर आप मानो कोई मोबाइल लेते हो, कोई वॉशिंग मशीन लेते हो, कोई टीवी लेते हो या कोई फ्रिज लेते हो तो उसको किस्तों में ले लीजिए। अगर उसमें किस्तों में लेते हो तो जिस भी दुकानदार से, जिस भी रिटेलर से आप लोगे तो उसको कहना है कि इसको भाई कन्वर्ट कर दे फाइनेंस में। अगर वो फाइनेंस में कन्वर्ट कर देगा तो जो बेसिकली आप पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह उसको सबमिट करोगे, उससे भी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बढ़ जाएंगी। अगर आप रेगुलर रिपेमेंट करते हो तो धीरे धीरे वो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ रहता है आपका जो सिबिल स्कोर, तो वो धीरे धीरे सिबिल के साइड पे अपडेट हो जाएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो सही है, और इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो बनने में आसानी जाएगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जिनके पास कोई एफडी नहीं होती, कोई गोल्ड नहीं होता, और जो ना कि कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए? तो वो लोग जो होते हैं दोस्तों वो बेसिकली एक छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए आप जैसे मुद्रा कैटेगरी आती है लोन की, उसमें अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, बस 20,000,
50,000 यहाँ तक आप लोन ले सकते हो। तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेंगे 20-25 हज़ार तक लोन के लिए। अगर आप 20-25 हज़ार का भी लोन लेते हो और अगर उसका रिपेमेंट सही तरीके से करते हो तो भी आप आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो सोचने वाली बात यह है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। आप एक साथ बड़े लोन के लिए नहीं जा सकते किसी बैंक के लिए जब तक कि आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स है जिससे आप धीरे धीरे करके आपका सिबिल स्कोर बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।